चलिए, माफी चाहते हैं यार कि यहाँ पे थोड़ा सा किसी कारण की वजह से जो है वो बंद हो गया था क्लासेस, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पुनः क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आप सभी का, और थोड़ा सा इशू आ गया था, इसलिए माफी चाहते हैं। नोटिफिकेशन देखिए भेज दिया गया होगा पुनः क्लासेस का, ठीक है ना? चलिए। बहुत बच्चे यहाँ पे चले गए थे, माफी चाहते हैं। चलिए शुरू से फिर से क्लास करेंगे, क्योंकि बीच में आवाज भी चली गई थी और बीच में किसी कारण की वजह से नेटवर्क आपकी वजह से क्लास चली गई थी, मतलब ऑफ हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका हिंदी का पेपर है। आज हमारा जो पेपर है सर सेट 5 है। क्या है सर? सेट 5 है, ठीक है ना? सेट 4 तक मैंने करवा दिया था। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, पास होने के लिए 35 है, लेकिन हमें 100 में 100 टारगेट करना है, ठीक है ना? 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने ही निर्धारित रहेंगे। आराम से हो जाएगा, इसकी चिंता मत करना। और पेपर में पूरा आपके 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। सबसे पहले हम लोग निपटाते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव को। किसका निपटाते हैं? ऑब्जेक्टिव को। अब सर आज मैंने ऑब्जेक्टिव को डेप्थ में सोल्यूशन नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके जो 4 सेट मैंने दिया था उसमें इन सभी का डेप्थ में सोल्यूशन ऑलरेडी है, इसलिए सर हम इनका नहीं दिए हैं, ठीक है ना? क्योंकि वहां से कोई रिलेटेड है एक दूसरे से। बाकी जो कल आएगी उसमें आपको डेप्थ सोल्यूशन दे देंगे। और जो कल सेट 4 वाली जो क्लास चली थी हिंदी की, वो उसका पीडीएफ अभी कुछ देर में हम अपडेट करवा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। दुर्गेश, महेंद्र, साहिल, और कौन है? अनूप, आशीष। अच्छा सर, बिना सॉल्व का पीडीएफ, ठीक है ठीक है, बिना सॉल्व वाला भी हम कोशिश करेंगे दे दें। भाई लालू कह रहे हैं सर जी इंस्टाग्राम पे मिलेगी नहीं। इंस्टाग्राम पे कहाँ पढ़ोगे यार लालू? है मतलब कुछ भी लालू। अरे लालू चलिए। वासुदेव सरकरवाल का निबंध संग्रह हमारे साथ याद करें, मातृभूमि। मातृभूमि हिंदी प्रदीप के संपादक है, मैंने पढ़ा दिया है यार, सेट 1 सेट 4 सेट 3 सेट 4 में। बालकृष्ण भट्ट, फटाफट ठोको बेंसर, अब टाइम नहीं बर्बाद करना है। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालू योजना के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुरुदेव डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? सर आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई ने किया है? रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी। उसके बाद यहाँ पे है रीत काल की प्रमुख विशेषता नहीं है सर। ईश्वर की वंदना जो है रीत काल की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है सर जी? चित्राधार जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ओंकार भी है, रश्मि रथी भी है, और क्या है सर जी? रेणुका भी है। क्या है? रेणुका भी है। बार बार मैंने समझाया है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 में आज वही चीज छपा है। यामा रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने, मैंने आपको समझाया भी है। अगला यहाँ पे है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? कामायनी कामायनी किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में छापिए, मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं भैया, कामायनी किसकी रचना है? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। सर आपका दिमाग किस चीज का है, नहीं समझ आ रहा है। टेस्ट भी होगा नितिन भाई, पढ़ाई फोकस करो। टेस्ट कहाँ से हो गया यार, टाइम कम है ना, है कि नहीं? हाँ रामदयाल जी बोलो यार, कमेंट करो। साहिल, अरे नहीं साहिल ऐसा नहीं है, कमेंट करो भैया किसका है। सर मेरा फ्रेंड लाडू जुड़ा है क्या? अच्छा लालू है क्या? सतीश का लालू है भैया यहाँ पे। महादेव वर्मा, हाँ, जयशंकर प्रसाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे शिवम, यंश, अंकुश, विशाल, दीपक, ऋषभ, रिंकू, मोहित, इंद्रेश, बहुत बढ़िया। विनीश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अनूप, महेंद्र, अंकित, नितिन, बहुत बढ़िया। सर कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर साक्षी, साहिल, बहुत बढ़िया। अखिलेश, राहन खान कोई करके बच्चा यहाँ पे, और कौन है भैया यहाँ पे? राजा बाबू, महेंद्र, नीतीश, दुर्गेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अच्छा अब आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाता है ना?
लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाता है ना भाई साहब, मैंने सेटिंग करवा दिया है टेक्निकल टीम से। मैंने कहा भाई साहब अब मैं अगर लाइव कुछ लेकर आऊं तो मेरे स्टूडेंटों के पास जो कोर्स खरीदे हैं उनके पास तुरंत लाइव वाला नोटिफिकेशन भेज दूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं गद्यांश। ये भैया गद्यांश लो। गद्यांश क्या है, आपके पेपर में आया हुआ है, यहाँ पे 10 नंबर का आएगा। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के विथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती है। जीवन धारा आगे बढ़ने के लिए है। संघर्षों से मनुष्यों ने क्या पाई है? नई शक्ति पाई है। नई शक्ति पाई है। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है भैया? लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है? तो मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी को यहाँ पे लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति मनुष्यों की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है, यानी कि यही दिखाई दे रही। चाहिए आप इसको छाप दीजिएगा उठा के या थोड़ा इसको बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है। तो आप इसी को सेम टू सेम लाइन छापिएगा या थोड़ा बना चढ़ा के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ सर, लाइव का नोटिफिकेशन बिल्कुल दीपक, दीपक आएगा लाइव का नोटिफिकेशन, चिंता ना करो। समझ में आया क्या इतना? कमेंट बॉक्स में छाप दो, सभी अच्छी। अगला यहाँ पे, मनुष्यों ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्यों ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्यों ने नई शक्ति किससे पाई है? तो देखिए, संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहे सेम टू सेम उसको वही छाप देना या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मनुष्यों ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई है। क्लियर है यहाँ तक? अगला है, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो धर्माचार का मतलब क्या होता है भैया? धर्माचार का मतलब होता है किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाला, और विश्वासों का मतलब होता है किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखने वाला विश्वासों कहलाता है। अगला यहाँ पे, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। भैया रेखांकित अंश की जब व्याख्या बोले ना तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है पेपरवा में कि गुरुदेव घबरा जाएं। आप इसी को क्या लिखिएगा, बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, सेम टू सेम छाप देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर करेजा भैया, अगर ये सेम टू सेम ना छाप के थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिए तो 2 नंबर मिलेगा। सर कैसे? हाउ? हाँ अंकुश, सतीश कैसे? नहीं भी विराज तिवारी, ब्लॉग नहीं किया है कोई। एक्चुअली में आप एक दूसरे का कमेंट अब नहीं देख सकते, ठीक है ना? अब एक दूसरे का कमेंट आप नहीं देख सकते क्योंकि आप लोग बात करते थे, और विराज तिवारी आप तो भैया मारपीट कर लिए थे, महाभारत शुरू कर दिए थे पहले ही दिन। तिवारी जी, कुछ बच्चे कल आपको मिस भी कर रहे थे कि सर आज विराज नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं रामदयाल जी, मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ भैया, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ाई से अपना पढ़ाई भी करते हैं। पिंकी से हो गई रिंकी में लड़ाई, पिंकी से हो गई रिंकी की लड़ाई, पिंकी ने दह लाते घुचा रिंकी को पीटा। बात समझना, बात का बतंगड़, बातों को बढ़ा चढ़ाकर। पिंकी की रिंकी से हो गई लड़ाई, पिंकी ने रिंकी को लाते घुचा पीटा। और जबकि इतना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आप घर पे आए, बातों को बढ़ा चढ़ा के रिंकी और पिंकी की स्टोरी आपने घर वालों को बताई, और उन्होंने केवल मारपीट किया था, बाल को पकड़ा था एक दूसरे का, बाकी कुछ किया नहीं था। भैया पिंकी रिंकी होगी तो कंप्लेन मत करना, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी मुझे। हम तो मजे के तौर पे बता रहे हैं, बस समझे ना? पिंकी और रिंकी की केवल इतना मारपीट हुआ था कि एक दूसरे का बाल पकड़े थे, और भैया कहा सुनी हुई थी। लेकिन आप जब घर पे गए तो इनकी स्टोरी कैसे बनाई कि अरे आज पिंकी रिंकी की लड़ाई हो गई, लाते घूचा चला है, मार इधर उधर, जो भी समझ में आया सब आपने बक दिया। वो क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना ही रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। अर्थात लेखक ने मनुष्य के जीने के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है वो बड़ा ममताहीन, निष्ठुर यानी कठोरता किए जाने वाला है। ठीक, अगला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। भैया कैसे बताएंगे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब आपको कहीं पर ये शब्द दिखाई दे, क्या? धर्माचारो, विश्वासो, उत्सव, व्रतो, ठीक है ना?
दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष, ऐसे जब आपको शब्द दिखाई दे, संघर्ष शब्द आपको दिखाई दे, तो कहां से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया। कहां से लिया गया भैया? अशोक के करेजा फूल से लिया गया है। इसके लेखक कौन है करेजा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अच्छा एक चीज और, संडे को करेजवा क्लास ऑफ रहेगा। संडे को क्लास क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, यानी बोले तो बंद रहेगा। अच्छा सर, संडे को क्लास बंद क्यों रहेगा? क्योंकि उस दिन हमें लेना है छुट्टी, ठीक है ना, उस दिन हमें चाहिए छुट्टी, इसलिए माफी चाहते, संडे को क्लास बंद रहेगा। कोनो दिक्कत है का? एक बार कमेंट, अच्छा उच्चक एकदम, हाँ चौचक तो ये है। पेपर में राइटिंग सही है, होता है, नंबर कटेगा क्या? नहीं सूरज, जितने बच्चे हैं महाभारत बैच खरीदा है ना, तो मैं आपको सब कुछ सिखा कर भेजूंगा, चिंता मत करना। कैसे आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ना है उसका आंसर कैसे देना, सब कुछ सिखाएंगे महाभारत बैच में ही। लाइव हम आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक कंप्लीट सिलेबस करवा दे, 15 जनवरी तक कंप्लीट सिलेबस करवा दे। फिर आर्ट वाले जो बच्चे हैं उनका भी करवाना है अभी, तो हम कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। बस उस फिर उसके बाद भी हम आपको देते रहेंगे, आपको अपने गाइड में रख के पढ़ाते रहेंगे, आप परेशान मत होना। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी का पूरा नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री की 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, एक एक चैप्टर का, उसको कवर कर लेना। 1 घंटे में एक चैप्टर आपका पूरा पढ़ाया गया है, उसको पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना, कंप्लीट करते रहो जो पढ़ाया गया है। चिंता मत करो, हम सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक करे जा, कोनो दिक्कत है? अरे गुरुदेव निहाल, हम भरोसा रखो यार, मैं वही को बोला हूं ना सर। हम जो आपको वहां पे बोलेंगे वही एप्लीकेशन के अंदर भी बोलेंगे। हम ये नहीं है सर बाहर कुछ और दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ और दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका दोस्त है तो प्लीज उनको बोलिए महाभारत बैच ज्वाइन कर ले। भरोसा करिए, 100 रुपए कुछ नहीं है, इसीलिए हम 1000 रुपए नहीं रखे, 500 रुपए नहीं रखे। पता है क्यों? क्योंकि आपका दर्द समझते हैं, क्योंकि हम आपका दर्द समझते हैं। हम लाइव पढ़ा रहे हैं, चीजों को दे रहे हैं भाई साहब, अब क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। चलिए सर, अगला यहाँ पे सर पद्यांश देखेंगे। अच्छा आप कमेंट किए थे गुरुदेव पद्यांशवा का हिंदी बता दीजिए, हम सब लिख दिए, एक एक को लिख दिए, ध्यान देना, मेहनत लगता है यार। नीरख सखी ये खंजर आए, फेरे ऊर मेरे रंजन ने नयन, इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे है कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर आए। अब इसका हम एक एक खिनी का अर्थ, इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, पढ़ लेना एक एक का अर्थ। पहली पंक्ति क्या है? निरख सखी ये खंजन आए, अर्थात कवित्री अपनी सखी को कह रही है कि देखो मोर आ गए, देखो वहां पे क्या आ गए? मोर आ गए, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति क्या है? अच्छा पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, जो लाइन है ना ये है, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति है, कहां से कहां तक? मेरे उर मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, अर्थात मोर अपनी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं और उनका यह रूप कवित्री को बहुत भा रहा है। उसके बाद तीसरी पंक्ति क्या है? फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, अर्थात मोर के शरीर से निकलने वाली चमक कवित्री के मन को मोहित कर रही हैं। कवित्री के मन को क्या करे भैया? मोहित कर रही हैं। अगला लाइन क्या है यहाँ पे? चौथी वाली, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ आए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ाए, अर्थात मोर इधर उधर घूम रहे हैं और हंस आसमान में उड़ रहे हैं। फिर अगली पंक्ति है, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मोर आज इस इंसान पर ध्यान दे रहे हैं और वे मुस्कुरा रहे हैं। छठी पंक्ति क्या है? फूले उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, अर्थात इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कमल के फूल खिल गए हैं और मोर का चोंच बहुत क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। उसके बाद सातवीं पंक्ति है यहाँ पे, सातवीं और आठवीं पंक्ति क्या है? स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए, अर्थात कवित्री शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे शरद ऋतु के दर्शन हुए हैं और वह आकाश से बरसती हुई बूंदे को मोती मानकर उन्हें अर्पित कर रही है। बस
दैट्स क्लियर। और आपको कुछ भी नहीं करना है। यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा लालू, एक बात ध्यान देना, जो आपको इसमें मिल जाएगा वो चीज वहां पे नहीं मिलेगा। वहां का वीडियो आप पढ़ो, वहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, नो डाउट, बट यहाँ का भैया कंटेंट एकदम स्पेशल है। पैसा दिए है ना, गिने है ना धन। आपको भले ही 100 रुपए बहुत कम लगे, लेकिन सर हम आपकी मेहनत की 100 रुपए की वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप आज 12वीं में है, पता है 100 रुपए के लिए ना मांगना पड़ता है कि नहीं। हम मान रहे हैं कि उनके ही रिचार्ज करवा देते हैं 349 का। अभी कोई बच्चा कर दे गुरुदेव ब्रेकअप हो गया है एक को कमेंट किया था कि गुरुदेव मेरा ब्रेकअप हो गया है, अरे इसीलिए आपका कोर्स खरीद के गुरुदेव आपका पढ़ रहे हैं। मतलब अलग ही यार, नेक्स्ट लेवल के छात्र यहाँ पे हमारे साथ पढ़ते हैं। इंग्लिश आएगा, एमडी आर्यन, इंग्लिश भी देंगे, बायोलॉजी भी देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का एकदम तैयार करवा रहे हैं सर, भी आपको पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। मैं हूं ना, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं सर, तो किसी चीज का गम नहीं, टेंशन ना लो सर, आप पर भरोसा है आप बिल्कुल चांदनी, हम आएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, आएंगे आप लोगों से मिलेंगे। फेल ना होना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, भैया पास हो जाना किसी तरीके से। अब जो पढ़ा रहे रट लोगे तो कभी मतलब फेल तो नहीं होगे, इतना तो भरोसा है मुझे, कभी नहीं होगे, अच्छा नंबर गेन करके आओगे। मतलब कि ये है कि हर एक क्वेश्चन आपका टच होगा, लेकिन आप मेहनत कर दोगे तब, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। लेकिन यूट्यूब पर सर पढ़ते जाना, यूट्यूब पे जो क्लास आएगी वहां का आप देख देख पढ़ते जाना, बाकी ये तो है ही आपके लिए 10-15 सफिशियंट है। अब पैचअप हो गया ये सब यार, क्या बताएं, बताएंगे आपको, बताएंगे, मिलिए कभी हवेली पे, बताते हैं। हवेली बनवा रहे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके बाद मिलते हैं। पहला यहाँ पे, प्रस्तुत गीत में कौन किससे कह रहा है, प्रस्तुत गीत में कौन किससे कह रहा है। प्रस्तुत गीत में उर्मिला शरद ऋतु से अपने मन की आप बीती बता रही है। अगला यहाँ पे, गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया भैया, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। अधर से में कौन सा अलंकार है भैया, उपमा अलंकार है। क्या है इसमें, उपमा अलंकार, यहाँ पे उपमा कर लेना। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश के भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश का भावार्थ का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, कुछ करना नहीं रहता, आपको इसी का बस हिंदी लिख देना है, बढ़ा चढ़ा लिख देना है। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्धभर आए। अब ये वाली लाइन का देखिए, यहीं पे ना हिंदी इसकी, ये वाला है, ये वाला, उसे शरद ऋतु के दर्शन हुए और वह आकाश में बरसाती हुई बूंदों को मोती मानकर उन्हें अर्पित कर रही है, कर रही है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती तुम पर न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत पर आंसू रूपी असंख्य अर्ध लेकर उपस्थित है। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य विभाग में संकलित गीत शीर्षक से अवतरित है, और इसके जो लेखक है भैया मैथिली शरण गुप्त है। कौन भैया, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत है का, हाँ कोई दिक्कत है का। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कवित्री नहीं रहेगा बल्कि कवि रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, कवि रहेगा। चलिए, इतना तक कोई दिक्कत है क्या बच्चे, एक बार कमेंट करिए। अनन्या फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको मैंने वीडियो को, आप उसमें जाओ तो उसमें 1 शॉट वीडियो पड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्ड करवाया आप लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि मैंने तुरंत आया महाभारत बैच लॉन्च कर दिया क्या? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तुरंत आया यहाँ पे महाभारत बैच लॉन्च कर दिया, तो बहुत गलत थॉट है। मैंने सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो बनवाया हैंड रिटेन नोट्स पर, उसको मैंने आपको एक 1 शॉट में वीडियो प्रोवाइड किया ताकि आप उसको कंप्लीट तैयारी कर पाओ। जब तक आपका वो एक बार पढ़ नहीं लोगे तब तक पेपर ना पढ़ना, नोट्स पढ़ लेना। 1-1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में आपका पूरा 1 शॉट वीडियो खत्म है, उसको पढ़ लेना। उसके बाद नोट्स पढ़ लेना, फिर जो पेपर देंगे 7-10 सेट उसको तैयार कर लेना, काम खत्म। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए मैंने 1 शॉट उसको मैंने बनवाया है। बायोलॉजी का तरुण जी, बायोलॉजी का हम देख ले रहे हैं कि भैया कौन कौन सा चैप्टर नहीं, उसको मैं लगवा दे रहा हूं वहां पे, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान देना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद है यहाँ पे आपका क्या है,
5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। वासुदेव सरगरवाल का हो चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी हो चुका है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का नहीं हुआ था भैया, रेही है यहाँ पे, रेड्डी रहेगा, रेड्डी रहेगा। आज उनका हम करने वाले हैं, आज उनका करने वाले हैं। अब इसके बाद साहित्यिक हिंदी वाले किसी का जीवन परिचय मत तैयार करना, इतने में काम हो जाएगा। हर सेट में हम आपको दे देंगे, बट आपको 4 तो जीवन परिचय तैयार करना, काम खत्म, उसके ऊपर नहीं करना है किसी का। ध्यान दीजिएगा जितने बच्चे हैं, ठीक। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुलिपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ और इनका निधन 2005 में हो गया था। इनका निधन कब हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। इनका साहित्यिक परिचय, हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्याता साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने हिंदी भाषाई के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। ये आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रसारक रहे और इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई हैं। और हिंदी भाषी ने होते हुए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा, ठीक। उसके बाद इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं देख लीजिए कौन कौन से, तैयार कर लीजिए। साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचार की शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है, वेलुगु दारुल की एक की तेलुगु ग्रंथ है, ठीक ना। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। अच्छा सर, जीवन परिचय याद कैसे करेंगे, आप तो पढ़ा दिए, हमारे दिमाग में नहीं घुसता। अरे जब आप बहुत प्यार से, जैसे कि उनका नंबर याद होता है ना, क्यों उनका नंबर याद हो गया था, पहली बात गुरुदेव उनका चेहरा डिलीट नहीं होता, क्योंकि हम शिद्दत से बहुत चाहे थे सर, वो छोड़ दियो तो अलग की बात है। अरे मतलब आपका दोस्ती भी तो हो सकता है यार, मतलब वही आप मेल फीमेल वाला सोचोगे जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो, हाँ। तो मतलब समझो मेरी बातों को, जब हम किसी चीज को शिद्दत से सर सोचते हैं ना, तो हमें याद हो जाता है। अभी साला झुकेगा नहीं पुष्पा मूवी 2 रिलीज हुई, मुझे देखने जाना है। हम और हमारा दोस्त बुक कर रहे थे, बट यार क्या बताए, बहुत गरीब आदमी है, हाँ बहुत गरीब है यार, दे दिया करो 10-20 रुपए दान दे दोगे तो देख लेंगे जाके। भैया 700 रुपए लग रहा था यार वीआईपी टिकट, वीआईपी टिकट 700, यानी कि वो 1000 एक लोगों की जा रही थी। हमने कहा भैया छोड़ो, जब सस्ती हो जाएगी एकदम 100-200 पे आ जाएगी, उसके बाद देखेंगे 15 दिन बाद, जरूरी है तुरंत ही देख लो, तब तक हम बच्चों को पढ़ा देते अपने। तो जब हम चीजों को एकदम अच्छे से देखते हैं ना, तो हमें चीजें याद होती है शिद्दत के साथ। तो शिद्दत के साथ जब आप पढ़ के अब बढ़िया कॉपी में 1 बार 2 बार जीवन परिचय लिख दिए, तो समझ लो वो जीवन परिचय सर दिमाग में याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अनूप हंस रहा है बेटा, अनूप कोई दिक्कत नहीं। शिवानी 104 रुपए प्राइस है बेटा, 104 रुपए पता है किस लिए है, क्योंकि उसमें 3 रुपए इंटरनेट चार्ज लगता है, वो मैं चार्ज नहीं लेता, वो इंटरनेट वाले लेते हैं। तो देखोगे तो 101 रुपए प्लस 3 रुपए होगा, चेक कर लेना किसी और मोबाइल से लॉग इन करके, तो 104 रुपए लगता है, ठीक है ना। वो इंटरनेट चार्ज है, मुझे नहीं मिलता। सर जी आप भी ऐसे ही रोते हैं, कहा भैया, देखिए ना वफा होंगी ना वफा की बातें होंगी, समझ में आ रहा है ना। मेरे पास कोई नहीं है, आपन को एकदम एलॉन जिंदगी है यार। मेरी माता जी कभी कभी कहती है बेटवा ब्याह हुआ होगा, लेकिन उसके पहले सरकारी नौकरी पा जाओ, जब तक नहीं पाओगे तब तक ब्याह होने वाला नहीं है, साले जिंदगी भर इसी मरोगे तुम। सोचो यार, मेरी माँ ऐसी है तो अब क्या ही बताया लोगों के बारे में। हर्ष, चले मजा आएगी नहीं यार, यूट्यूब यूट्यूब पे एकदम आके यार। अच्छा एप्लीकेशन का रेटिंग कर देना यार, आपसे है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन का रेटिंग कर देना। एप्लीकेशन का रेटिंग कैसे करना मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, मैं थोड़ा आपसे वक्त लूंगा। एप्लीकेशन का रेटिंग कर देना, कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर खोल लेना, गूगल प्ले स्टोर खोल लेना, ठीक है ना।
देखना यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा कि एप्लीकेशन का आप लोग रेटिंग कर दिया करो यार, इतना मेहनत करें आप रेटिंग नहीं किए हैं। जाके यार एप्लीकेशन का रेटिंग करेंगे आप लोग, जितने बच्चे हैं प्लीज एक बार एप्लीकेशन का रेटिंग करके भाई साहब भेज देना स्क्रीनशॉट मैसेज, मैं सभी का देखता हूँ, ठीक है ना, देखूंगा। ऐसे एप्लीकेशन का रेटिंग करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे खोल लेंगे, ठीक ना, गूगल प्ले स्टोर पे ये आ गए एप्लीकेशन का रेटिंग करने के लिए, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे है ना, रिव्यू पर आएंगे, यहाँ पे रिव्यू आप दे सकते हैं, यहीं पे रहेगा रिव्यू पे देने के लिए रेटिंग, यहीं पे रहेगा, उसको आप 5 रिव्यू का रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक ना। एप्लीकेशन यहीं पे रहेगा, आप लोग रिव्यू प्लीज दे दीजिएगा, रेटिंग 5 रेटिंग दीजिएगा और अपना कमेंट भी करिएगा, आप लोग कमेंट भी करिएगा और रेटिंग 5 दीजिएगा, जितना आपको अच्छा लगे रेटिंग उतना दीजिएगा, मैं ये नहीं कहता 5 ही दीजिए, लेकिन सर एप्लीकेशन को अपने रेटिंग जरूर दीजिएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोगों से रेटिंग दे दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। आप दे देंगे ना भैया, लालू भैया कहाँ है, कर देंगे ना। नहीं सचिन रसगुल्ला रसगुल्ला यार, देखिएगा वही है ना कि अपना जो है अपना ही होता है कि नहीं। अब करेजा का मतलब होता है, पता है क्या होता है सर, एक्चुअली में हम आपको एक चीज बता दें कि अपन क्या है ना सर, बहुत पढ़ाई किए, बहुत पढ़ाई की, मतलब कि डिग्री है, इंजीनियरिंग की है, बायोलॉजी की है, आर्ट की है, सब कुछ बैठे हैं पढ़ के, कसम से सब कुछ बैठे हैं पढ़ के, आपको हम कभी शेयर करेंगे अपने आप लोगों के साथ साझा करेंगे क्या क्या पढ़ाई की है। तो सर हम ऐसे नहीं चले आते मुंह उठा के पढ़ाने के लिए, पढ़ के बैठे हैं, तो दिन यार कलेजा का मतलब होता है एकदम दिल से चाहने वाले। हाँ 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 हाँ, समझ गए ना, अब आगे नहीं बोलेंगे। अगला देखो यहाँ पे बहुत बवाल हो जाएगा, गुरुदेव कमेंट में दिक्कत हो जाएगा ना। चले सर, थैंक यू सो मच यार, कर देना सही बच्चे, करके कमेंट कर दे, अपना नाम वहां पे पढ़ेंगे कि आप लोग किए कि नहीं बैठ के रेटिंग। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले, अधिकतम शब्द 80 शब्द, 5 नंबर का पेपर में आएगा भैया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, तो ये सब हो चुके हैं ना, ये दोनों हो चुके हैं, आज है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को देखेंगे, कौन भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण उन्हें बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया और इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिऔध जी की सरकारी नौकरी मिल गई और ये क्या हो गए भैया, कानूनगो हो गए, जो खेत नापते हैं, कानूनगो पद से अवकाश मतलब छुट्टी प्राप्त करने के करके हरिऔध जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया और सन 1947 में निजामाबाद में इनका क्या हो गया भैया, देहावसान हो गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे याद कर लीजिए। सबसे पहले नाटक तो प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। काव्य ग्रंथ कौन कौन से, प्रिय प्रवास, रस कलश, चुपते चौबरे और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम क्या है, महाकाव्य है। पेपर में आता है प्रिय प्रवास क्या है, तो हिंदी खड़ी बोली का एक प्रथम महाकाव्य है, तो ये आप लोग तैयार कर लेना, ठीक ना सर, ये याद है, बहुत बढ़िया, काजल बोली सर याद है, हाँ पीडीएफ दे देंगे, जसान खान भाई दे देंगे, चिंता ना करो भाई। लव यू टू सचिन यार, अरे भैया एकदम एकदम जहर कर देते हैं आप लोग, क्या बताएं हम। चलिए सर, अपना अलग ही सर टाइटल, अपना अलग ही मजा है यार, जो अपने में मजा है ना सर वो कहीं और नहीं है, आपको पता है कि नहीं। किसी का कॉपी पेस्ट करो यार, जो चीजें वो दे रहा है वही चीजें हम भी देंगे, तो आप क्यों लोगे, जरा बताइए कि जो चीजें हम दे रहे हैं वही चीजें आप किसी और से लोगे तो क्या मिलेगा। भाई बहुत लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं महाभारत यहाँ पे तैयार शुरू नहीं किया था, बैनर मेरा बना था, कोई और यूज कर रहा था, अब क्या बोले यार, किसी को कितना बोला जाए, हमका छोड़ो यार, पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है इतना पढ़े लिखे कि किसी को गाली क्यों दो, भाई चलने दो, उसकी रोजी रोटी छोड़ो। यहाँ पे बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हम लोग बहादुर कहानी का उद्देश्य भैया पढ़ चुके हैं, अब कितनी बार पढ़ाएं आपको, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ बहादुर, चलो आज फिर पढ़ लेते हैं। मैं आपको देखेंगे तो हर एक अलग अलग कहानी स्टोरी बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको अपने खुद से लिखना है,
अपने खुद से लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर एक आत्मकथात्मक है जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के साथ शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। लेखक ने निम्न वर्ग की वास्तविकता का परिचय दिया और उनके प्रति सहानुभूति भी उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पे बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूमिका है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए गए पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह अपने आप जिले के अनुसार पढ़िएगा। मैं जितने भी खंड काव्य हैं इन सभी खंड काव्य को का पीडीएफ बनवा दिया है, बस अपलोड करना है। मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्न ये आता है, सर हम कैसे जाने कि हमारा खंड काव्य कौन सा है और किस जिले से आएगा, मतलब किस जिले में आएगा? तो वो मैं आपको सेट 1 में बता दिया हूँ। सेट 1 वाला जो पीडीएफ है, क्लास है, उसमें मैं बता दिया हूँ कौन सा खंड काव्य किस जिले में आएगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी खंड काव्य का जो है वो मैं आपको अलग से दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। इसकी कोई चिंता मत करिएगा कि नहीं तो सर यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए खंड काव्य बता दिया श्रवण कुमार पर, अब जितने जिले वाले हैं श्रवण कुमार का याद कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, त्यागपति और सत्य की जीत, तो भैया आप अपने अनुसार पढ़िएगा। मैं यहाँ पे एक करवा दे रहा हूँ रश्मि रथी पर, खंड काव्य पर। अच्छा, एक प्रश्न बनता है, सर पेपर में आता है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर कथानायक का अपने शब्दों में लिखिए। सर हम कैसे याद करें? एक बात याद रखना, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक को खोल के चेक करेगा। आप अपने जिले पर एक आठ याद कर लेना, वही छाप देना, नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना? बनाकर अगर दुशासन है तो शुरू में दुशासन जरूर ठोक दो, शुरू में है दुशासन वाला जरूर ठोक दो लाइन में, ताकि वही छाप देना, नंबर नहीं कटेगा यार, भरोसा रखो। 5 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेफालतू मत परेशान होना। आप लोगों को हम बहुत मानते हैं, पता है कि नहीं? चलिए, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य की कथा नायिका का श्रेय हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री को है। वह हर्षवर्धन की प्रिय और माता की दुलारी तथा कन्नौज के राजा गृहवर्मन की पत्नी है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत है। सबसे पहला परिवार की प्रिय, जो राजश्री है यह परिवार की बहुत क्या है, प्रिय है। तो थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की प्राण प्रिय पुत्री राजश्री राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के प्राणों की ज्योति है। कन्नौज के राजा गिरिवर्मन से उसका विवाह होता है, परंतु वह अल्पकाल में ही विधवा हो जाती है, मतलब इनके पति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नारीतत्व गुणों से भरपूर, इसको कैसे करेंगे? तो राजश्री में आदर्श नारी के समस्त गुण विद्यमान है। वह युवावस्था में विधवा हो जाती है तथा बंगाल के गौणपति शशांक द्वारा बंदी बना ली जाती है, किंतु कारागार से भागने में सफल हो जाती है और वन में भटकती राजश्री जब आत्मदाह को उद्यत हो चिता में कूदने जाती है तो भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा ली जाती है और दिवाकर मित्र द्वारा समझाने जाने पर सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर देती है। हर्ष द्वारा राज्य समर्पित किए जाने पर वह स्वीकार नहीं करती, बल्कि हर्ष के साथ राज्य का क्या करती है, संचालन करती है। देशभक्त एवं जन सेविका, वैधव्य के बाद राजश्री अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण और सेवा में समर्पित कर देती है। देश प्रेम के कारण संन्यास लेने का विचार त्यागने वाली राजश्री हर्ष के साथ समाज सेवा में लगी रहती है। करुणा की साकार प्रतिमा, राजश्री अपने माता की मृत्यु और पति और बड़े भाई की हत्या और राज्य छिन जाने के पर बंदी जीवन स्वीकार किया, किंतु
कारागार से भागने से लेकर हर्षवर्धन से मिलने तक काल में उसे करुणा से भर दिया गया था और इन्होंने भाई से मिलने पर उसकी करुणिक स्थिति खंड काव्य का सर्वाधिक क्या है भैया यहाँ पे मार्मिक स्थल है। अगला यहाँ पे आपका सुशिक्षिता एवं ज्ञानमय धर्म संपन्न राजसी शास्त्र तथा धर्म की जानकारी थी। जब आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचना करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, तब राजश्री इसे स्वीकार कर लेती है और आचार्य की आज्ञा का पूर्ण परिपालन करती है। इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है और उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म, करुणा और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श ही अनुकरणीय है। ठीक है ना। तो ये रहा भैया खंड काव्य। उसके बाद ये खंड ख आएगा, तो खंड ख में संस्कृत का गद्यांश और अच्छा रश्मि रखी है। ठीक है, जितना भी खंड काव्य है सभी का मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, आप पढ़ लेना, उसकी चिंता मत करना। ठीक है ना। अब ये भैया खंड ख का संस्कृत का भैया संस्कृत है, तो ये तो मैं समझा दिया हूँ कैसे गद्यांश पद्यांश लिखना है, लेकिन भैया संस्कृत का भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से पढ़ लेना। हालांकि इसमें मुझे महारत नहीं हासिल है कि हम आपको घोल के पिला देंगे, अपनी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं सर। ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैंने आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 में मैं समझा दिया हूँ कैसे आपको लिखना है, और अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ट्रिक समझा देंगे, इसको आप खुद से पढ़ लेना। हम आपको वो जरूर दे देंगे इंपॉर्टेंट वाले जो कि पेपर में छपेंगे, तो इसको सर खुद से याद करना है, तो इसको आप खुद से करिएगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं सर। संस्कृत का आप जानते हैं सर, कहाँ ही हम लोग भाई साहब बायोलॉजी आल्ट वाले, हम आल्ट भी पढ़े हैं। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी खूब पढ़ता हूँ क्योंकि मैं एसएससी जेई का एक्सपीरियंस, मतलब कि भैया मुझे एक्सपीरियंस है, मैं देने जाता हूँ एग्जाम, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तब आप अभी आप नहीं पढ़ रहे हो ना आल्ट उल्ट, लेकिन जब आप पढ़ लो, मतलब जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो वहां पर आपको आल्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब करके बैठे, लेकिन संस्कृत नहीं आती, इसलिए संस्कृत मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। क्या है वो विशाल, सोए जाते का भैया? हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर, क्या है? मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात कट कपटपूर्ण व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यही बात हुई कि मुंह में राम बगल में छुरी। होनहार वीर बरमान के होत चिकने पात, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ में ही दिखने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और विद्वता बचपन में ही दिख रही थी और होनहार वीर बरमान के होत चिकने पात वाली कहावत उन्हें चरितार्थ करती है। अगला यहाँ पे, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहें। दाल में काला होना, संदेह होना। नकलची छात्रों को देखकर ऐसे लगने लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसकी चिंता मत करना, 4 ठो आएगा, 1 ठो आराम से करके एकदम बिंदास बैठोगे, 2 नंबर लिखे, परेशान मत होना। ठीक ना, इसमें तो चिंता ही नहीं करना। अच्छा, ये है यहाँ पे, ये भैया पहले संधि विच्छेद हुआ करता था विभक्त वचन, अब वो हटा के नया जुड़ा हुआ है। इसको मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा समझा दूंगा, इसकी चिंता मत करना। आप पठित गद्यांश फ्री में 5 नंबर देंगे सर, फ्री में, लिख के मुझसे ले लो सर, फ्री में मैं 5 नंबर दिलाऊंगा, फ्री में मैं 5 नंबर दिलाऊंगा। अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो छोटा सा प्यारा सा 5 मिनट का, काम खत्म। चैलेंज है यार, खुला चैलेंज हो जाएगा। अगला यहाँ पे शब्द बार बार रिपीट होते हैं, भवन और भुवन। भवन मतलब मकान, भुवन मतलब संसार। सूत और सूत, ये सूत मतलब पुत्र होता है, ये सूत मतलब क्या होता है करेजा, धागा होता है। जो ज्यादा डार्क है वही इसका आंसर है। ठीक है ना, बाकी हम करवा देंगे। फिर शब्द, निम्नलिखित शब्दों के किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जनक मतलब जन्म देने वाला राजा, कनक मतलब सोना धतूरा, इसने मतलब प्यार और चिकनाई। तो जो हम करवा दे रहे हैं उतना कर लेना, हो जाएगा। ठीक ना, बहुत एक्स्ट्रा मत रटिएगा। सोचिए, यहाँ पे हम 3-3 दे रहे हैं, 3-3 दे रहे हैं, 10 सेट दिए, 10 सेट दिए, तो 30 तैयार हो गया। एक करना रहेगा पेपर में, एक फंस जाएगा। अगला है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कोई उपमा ना हो। उपमम, 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। फिर 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है यहाँ पे। पहला है, पुराने बातों को भूल जाओ। सही क्या हो जाएगा? पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी भैया पुरानी होती है। केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, नहीं, केवल 100 रुपए की बात थी, केवल 100 रुपए की बात थी।
वह मुझे अपना शत्रु समझता है, वह मुझे अपना शत्रु समझता है, ठीक ना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शत्रुता है, लेकिन ये क्या होता है, शत्रु होता है। अब चल लेना चाहिए, नहीं भैया अब चलना चाहिए, चल लेना नहीं भैया अब चलना चाहिए। उसके बाद आपके पेपर में आएगा रस छंद अलंकार। हम आपको इतना रस छंद अलंकार करवा दे हैं कि आपका काम हो जाएगा, बेफालतू परेशान मत होना। वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। मतलब यहाँ पे आप उसका स्थायी भाव लिख देना, अस्थायी भाव के साथ या परिभाषा लिख देना या उदाहरण लिख देना, दोनों नहीं लिखना है। तो हास्य रस क्या होता है, जहां विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है वहां हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हंसी होता है। लीजिए ये स्थायी भाव और परिभाषा दोनों हो गई। उदाहरण, पुण्य पुण्य उसकहि अरु उकला हूं, देखी दशा हर गन मुस्काही। बस अगला है यहाँ पे ख वाला, रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए। ये भ्रांतिमान वाला नहीं करवाए थे, मैंने कहा कि इसमें आज भ्रांतिमान करवा देते हैं। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि वह वास्तविक वस्तु ही है, जबकि वास्तव में वह वस्तु नहीं होती, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रात के समय जब आप जाते हैं अंधेरे में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे कोई आ रहा है, दूर तेज भागते हैं, फिर लगता है और कोई पीछे दौड़ा रहा है और तेज भागते हैं, देखते तो कोई है ही नहीं है। तो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। कलेजवा दर्द होने लगा भाई, दिल दर्द होने लगा। इसीलिए मैं सच बताऊं, हालांकि देखिए मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, मेरे लिए भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समान है, कसम से। मुझे तो कभी लगता ही नहीं यार। लोग कहते हैं कि सर आप तो ब्राह्मण हैं, मिश्रा हैं। भले मैं जानता हूँ कि यार मैंने बहुत, मेरे घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, बहुत सारा चीज किया, लेकिन मैं कसम से मैं सच बता रहा हूँ, मैं सर जी अगर मेरे ब्राह्मणों में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सर गलत काम करते हैं, तो सर उनसे ज्यादा घृणित व्यक्ति कोई नहीं है, कसम से मैं सच बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति होता है वो सर जी जाति से बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। मैं सच बता रहा हूँ सर, अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगर हमारा सर कर्म अच्छा रहेगा तो अच्छे हैं, हमारा कर्म बुरा है तो सब हम बुरे हैं, वो चाहे जो भी जाति हो, चाहे जो भी धर्म हो। देखिए यार हम यहाँ पे आपस में बांट देते हैं, अभी बीमार हो जाओ, एक यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी ना, तब ना देखी कि भैया वो कौन है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, अपनी रोटी सेकने के लिए यार जातिवाद फैला देते हैं, धर्मवाद फैला दे रहे हैं लोग, वोट पाने के लिए छोटा सा। तो यार लोग होते हैं, इसीलिए सर हमें पढ़ाया जाता है। कभी आपको किताब में मिला है ये चीज कि लोग जाति से बांट देते हैं, धर्म से, कहीं आपको मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि लोग क्या मतलब किताब भी कहती है कि सभी एक समान है, लेकिन यहाँ पे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सब कुछ कर रहा है यार कोई भी। तो हालांकि है, लेकिन मैं भाई साहब ठीक है, हमारा जो धर्म है तो उसका सब पालन करेंगे। आप देखोगे यार हनुमान चालीसा रखे हुए, मैं सच बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा। हालांकि जो मुस्लिम धर्म के होते हैं, जो हमारा एक दोस्त है और हमारे एक सर भी हैं जो कि मुझे पढ़ाते हैं, मोहम्मद हुसैन अंसारी सर। तो उनका सर रहता है, सबका अपना अपना होता है। मैं पूछ रहा था कि हाँ हमारे में भी ऐसा होता है, जैसे हम रखते हैं। मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए भी इसको इसको अपने पर्स में रखा रहता हूँ। रात में जाते हैं ना तो एकदम रखे रहते हैं कि यार हम कहीं डरे मत। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अरे नहीं काजल, ऐसा कुछ भी नहीं यार, मैं सच बता रहा हूँ सर। कोई भी सर अपने धर्म से, अपने जाति से बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे कर्म पड़े करें, जितना हो सके सर आप दूसरों की सेवा करें, कुछ भी करें, ठीक है। ये सब चक्कर मत पड़ना यार कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, सोचना ही नहीं है। छुआछूत की भावना सर रखना ही नहीं है, मिटा देना है। सर मतलब क्या ही बोले यार, मतलब लोग यार बहुत मुझे ना मतलब कि ये सब बहुत घृणित लगता है यार, मुझे पसंद ही नहीं है कि लोग छुआछूत, इधर उधर द्वेष भावना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जाति है, वो जाति है। कसम से मेरा सर दर्द होता है, मैं हट जाता हूँ। बहस तो कर पाएंगे नहीं, इससे अच्छा भाई हट जाओ वहां पे, ये चीज नहीं करना है। थोड़ा सा यार ज्ञान की बातें होता रहेगा तो चलता रहेगा ना। सर विशाल से पूछिए कहाँ है, हमारे गांव का तो नहीं है। अच्छा राम दयाल देख लेना भैया, होगा भाई। अरे भैया हर तो पूछ रहे सर आपका लाभ क्या है। अरे भैया मेरा शिवम मिश्रा नाम है यार, भैया आपको तो पता ही नहीं है। शिवम नाम है यार, अब क्या बताए। अरे जो है आप लोगों का। अच्छा आशीष बोल रहे हैं सर जी, आपका जन्मदिन कब है आशीष भैया? 10 अगस्त को पैदा हुए थे, लेकिन मेरी मम्मी को डेट नहीं पता। मेरी मम्मी कहती है कि जिस दिन
तीज था और दूसरे दिन ढलैया चौथ होती है, उसी दिन तेरी पैदाइश हुई थी। मुझे आज तक नहीं पता कि भैया मैं किस दिन पैदा हुआ था एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं भाई तू ऐसी मतलब कि रहे, जरूरत नहीं है कि किस दिन हुई थी। मेरी एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई कुंडली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जिंदगी बीतती जा रही है। हम बहुत अच्छा हुआ कि जो कि मेरा एग्जैक्ट डेट नहीं पता है मेरे घर वालों को, ठीक है, बस ऐसे अपने से मना लो भैया इस दिन हुए थे, काम खत्म हुआ। मैं सच बता रहा हूँ रियलिटी, लोगों का मैं देखता हूँ इसी दिन पैदा हुए थे, डेट टाइम सब कुछ लिखा रहेगा और कहेंगे गुरुदेव तब भी उसकी भाग्य फूटी हुई है। भाई हमारा देखो यार, कुछ भी नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं है, मतलब ये ना एक डेट है पैदा होने का, ना एक टाइम है, ना कुछ है। जिंदगी एकदम मस्त यार बीत रही है। एक्चुअली में क्या है ना, देश भावना कुछ होना नहीं चाहिए, जो मिला स्वीकार करो यार, हंसते हुए एकदम जीवन बिताओ। हमें जो ईश्वर ने दिया है बहुत है, उतने में खुश रहेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए सर, अब टाइम बर्बाद मत करना। भ्रांतिमान अलंकार का भैया आपको उदाहरण याद करना, कर लीजिएगा। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज ताड़ी का समझा कर भ्रांति से, देख कर उसको ही हुआ शुक्र मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। उसके बाद दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ये भैया तो दोहा हो चुका है, सोरठा भी हो चुका है, कुंडलनी अभी मैंने करवा दिया है, रोला बचा हुआ है। आज हमारे ये लास्ट है, कल से हम सर जी इसको डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये छंद वाला सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अब कहेंगे गुरुदेव इसमें लघु और गुरु लिखना है क्या? जरूरत नहीं है आपको लिखने की, अगर आप मन है तो लिख देना, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। रोला क्या है? यह तो सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं, और 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति अर्थात विराम होता है। इसको याद मत करना, जरूरत नहीं है, ठीक ना। बस ये लिख लेना 11-11 मात्रा और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक। उदाहरण के लिए जो सिंपल पर है वो याद कर लेना, अगर आपके पास किताबों नहीं तो ये याद कर लेना, रट लेना, 2-3 बार रटना, उसके बाद लिख देना, याद हो जाएगा। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी, जगमन धावत, बनी बनी बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकी लोथ, त्रि प्रथमा के तट लाभत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिसरावत, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा सर जी पत्र लेखन। यहाँ पे हम आज लोग पत्र लिखने वाले किस पर सर जी? परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का आएगा सर, इसको तैयार कर लेना, पेपर में छपेगा, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया हम प्रयागराज में रहते हैं, कौन प्रयागराज। उत्तर में लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, कुंभ लगने वाला है ना, आइएगा कुंभ में मुलाकात होगी आपसे। उत्तर में क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, कार्यालय वाराणसी, अपना गांव लिख देना। विषय बिजली की कटौती से होने वाली परेशानियों की निवारण हेतु प्रार्थना पत्र। अच्छा गुरुदेव हम नहीं बना पा रहे हैं तो ये छाप देना, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र। जिलाधिकारी को मत लिखना क्योंकि ये प्रॉपर जिलाधिकारी हो गए हैं, पत्र लिख देना। समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चों को कोई डाउट है का? कमेंट बॉक्स में छाप देना। सत्यम, अजय, गौरव, देखिए काजल 3 ठो याद कर लेना यार बस, कुंडलनिया, दोहा, रोला, फिर सोरठा मत याद कर लेना, 4 है, 2-3 याद कर लो, उतने में काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे महोदय सेवा में, जो मन में आएगा सब छाप देना कि मत काटना, हमारा बर्बाद हो जाएगा जीवन। सभी ने निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में आगामी परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षाएं छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन दिनों छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। लगातार बिजली कटौती से छात्रों की कटौती छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है और वे अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका परीक्षा के दौरान कि आप परीक्षा के दौरान हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती न करने के निर्देश देने का कष्ट करें। यदि किसी कारणवश बिजली कटौती करना आवश्यक हो तो कृपया इसकी सूचना पहले से दे दी जाए ताकि छात्र अपनी तैयारी को अनुसार समय का प्रबंधन कर सके। आपकी सहायता से छात्रों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलेगी। फिर यहाँ पे डेट डाल देना, भौदी डाल देना, वहां पे भौदी अवस नगर, वहां पे नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेट आप परीक्षा के दिन वाला डाल देना, परीक्षा के दिन वाला डाल देना 24/2/2025, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और इसका पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग पढ़ के और एक बार अपने से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना।
अगला है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण, नैतिक शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व, सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान। सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान। तो हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोग आज निबंध देखेंगे। जनसंख्या एक जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। भारत में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से निरक्षरता निरक्षरता मतलब कि पढ़ाई, गरीबी, जन नियंत्रण विधियों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले स्रोत क्या-क्या हैं? तो इसको लिख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आबादी के घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या के लोगों द्वारा विभाजित करके की जाती है। कई कारणों से जनसंख्या का घनत्व अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। कुछ कारक जो किसी क्षेत्र में आबादी घनत्व को प्रभावित करते हैं वो निम्न हैं, जैसे जलवायु। जहाँ पर जलवायु अच्छा होगा वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, यानी वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब कि कम जगह पर ज्यादा लोगों का रहना ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। बात समझिएगा, जब शादी का माहौल होता है आपके घर में, एक कमरे में जहां पे आप अकेले सोते थे वहां पे आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व। रिश्तेदार आपके वहीं सोते हैं जहां पर उनको ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती है। यानी कि अगर एसी लगा हुआ है आपके रूम में तो वहां पे ज्यादा ही लोग सोएंगे। मतलब जलवायु अत्यंत गर्म या ठंडे मौसम वाले स्थान पर बहुत कम आबादी होती है, वहीं पर जिन स्थानों पर मध्यम जलवायु होता है, मतलब कि ना गर्मी ज्यादा ना ठंडी ज्यादा, तो वहां पर लोगों की आबादी क्या होती है, घनी होती है। उसी प्रकार साधन, जहां पर तेल, लकड़ी, कोयला इत्यादि प्रकार के साधन उपलब्ध होंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। जहां कम होगा वहां पे कम होगा जनसंख्या घनत्व। ऐसे बना बना के लिखना। फिर सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक कारण भी हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी है। तो इस प्रकार से आप बना बना के लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताया हूँ। इसको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे आपका जनसंख्या नियंत्रण की विधियां क्या क्या है, जैसे प्रमुख विधियां है। शिशु मृत्यु दर, अब मतलब इसका मतलब शिशु मृत्यु दर का मतलब ये नहीं कि भैया, अच्छा जनसंख्या नियंत्रण विधियां क्या क्या है, विधियों में वो बोल दिया शिशु मृत्यु दर। क्योंकि पहले क्या होता था, जब बच्चे जन्म लेते थे ना तो इतनी सुविधाएं नहीं थी तो बच्चे मर जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे मर ही नहीं रहे, अर्थात ये कह रहा है कि भैया शिशुओं को मार डालो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, कौन चाहेगा कि अपना बच्चा मार डाले। हाँ, तो ये कह रहा है। हाँ अगला यहाँ पे है, दो बच्चों के मापदंडों को अपनाना। हम दो हमारे दो को अपनाना, ये नहीं कि हम दो हमारे 10। भैया आओ 10-20 और पैदा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बाल विवाह पर नियंत्रण, यानी कि जब तक लड़की की उम्र 21 साल ना हो जाए तब तक भैया उसकी शादी नहीं करनी है। यहाँ पर 12 साल की शादी करवा दे रहे हैं। वो 12 साल 2 महीने जैसी शादी हुआ भैया वो बच्चे को जन्म देती है, 14 साल बाद फिर दे दी, 15 साल बाद, मतलब वो बच्चे पैदा कर रही है क्योंकि उसके अंदर समझदारी नहीं है ना। 13 साल की बच्चे की क्या अंदर समझदारी रहेगी भाई साहब, क्या समझदारी रहेगी, पढ़ी ही नहीं है। अगर 21 साल की रहेगी तो उसके अंदर समझदारी रहेगी कि हाँ अगर हमारे पास बच्चे ज्यादा रहेंगे तो हम खिला नहीं पाएंगे, पिला नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। परिवार नियोजन, मतलब कि जो जो विधियां हैं, अभी जब बायोलॉजी का मैं आपको पेपर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये भैया परिवार नियोजन की क्या क्या विधियां हैं। जैसे कि बहुत सारे यंत्र ऐसे आते हैं जिनको अपनाना चाहिए, लोग उसको सिर्फ प्रोटेक्शन का यूज नहीं करते। भैया हम तो हमारे 10 तो होंगे ही, है कि नहीं। उसके बाद उपसंहार में लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग माध्यम का उपयोग करके भारत की जनता को समझाने के लिए कोशिश की जा रही है। विज्ञापन, प्रचार पत्र, अखबार, रेडियो विज्ञापन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ये रहा आज हिंदी का हमारा सेट नंबर 5। यहाँ तक किसी को का दिक्कत है का, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है ना। किसी बच्चों को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं अब आपका सवाल यहाँ पे देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे अपना ये सेट 5 आज खत्म होता है और इसका पीडीएफ अभी और कल सेट 4 वाला पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा कुछ देर बाद एप्लीकेशन के अंदर। आप पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, कुछ भी करिएगा इसके साथ, लेकिन निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पे जो हल्का डार्क रहेगा अभी एप्लीकेशन के अंदर जो पीडीएफ, वही इसका आंसर रहेगा।
जैसे यहाँ पे मातृभूमि बाल हेयर का डार्क, जो डार्क दिखाई देगा वही इसका आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे। हाँ लालू, जितना संघर्ष का दूसरा नाम है, अच्छा जीवन संघर्ष का जितना नाम है, हाँ ये तो है, सही है। सर आप शादी कब कर रहे हैं? जब करवा दो आशीष भाई, जब करवा दो बिया उसी दिन हम कर ले भाई, हमें कोनो दिक्कत ना, लेकिन करवा दो तब आप। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या? जो आपकी और चीजें हैं आर्ट वालों की मिलेगी क्लास, चिंता मत करना। और आपकी इंग्लिश की क्लास लगा दूंगा मैं खुद ही, बायोलॉजी का लगा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का। ये है कि 15 जनवरी तक आपका सिलेबस जहां तक रहे कंप्लीट करवा दें, सेट। बाकी तो वैसे मैं आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ, पूरा सिलेबस मैं पहले रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करवा दिया हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना हो, कल को कहें गुरुदेव आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाए थे। इसीलिए सर हम पहले ही सर को लगा के हैंड रिटेन नोट्स पर 1 शॉर्ट वीडियो देकर कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ लो। नोट्स भी मैंने दे दिया है, ठीक है ना। बाकी पेपर आपको देना है, काम खत्म हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, आपको हम वो भी करवा देंगे। मैथ का हर्षित जी, मैं मैथ का आपको दे दूंगा पेपर, परेशान मत होइए, बन रहा है वो मैथ का पेपर, जैसे बन हो जाएगा आपको दे देंगे। कुछ सॉल्व पेपर भी 1 2 3 सेट जो भी रहेगा हमारे पास प्रोवाइड करवा देंगे, आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए कल मिले, फिर कल मिलते हैं रात को 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई करो यार, हम इसीलिए 9 से 10 रखते हैं, आराम से 10 बजे सो जाया करिए, 10:30 तक पढ़ के हमसे 10:15 तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सुबह पीडीएफ पढ़ लिया करो खोल के, जो मैं आपको दे दिया करूँ, याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीजें आपको ना लगे उसको आप लिख लिख के याद किया करो, आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।